कहा जा रहा है कि नहीं आप हम बिना खून खराबा के हम इस मामले को खत्म करना चाहते हैं। तो अच्छी बात है कि बिना खून खराबा के मामला खत्म हो जाए। तो इसके लिए तो आप सिलेंडर कराओ या मारो, ये तो आपकी नीति है। तो ये तो खून खराबा वाला ही तो नीति है ना। डर के या तो वापस आ जाओ हमारे पास या तो मरने के लिए तैयार हो, यही बात है। जो लोग भी सिलेंडर हुए हैं ये तो डर के कारण से हुए हैं। ये यही बात से सरकार से भी हमारा तो सबसे पहला अपील भी सरकार से है कि अभी भी जो भी बचे हुए जो माओवादी हैं, लीडर है, उनके कार्यकर्ता हैं, उनसे सरकार को बातचीत ही करना चाहिए। यही एक शांतिपूर्ण समाधान का रास्ता। हम ये अपील करना चाहते हैं, मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि उन्हें अगर सरकार के समक्ष हथियार नहीं डालना है तो कोई भी स्वतंत्र जो एजेंसी है, स्वतंत्र जो लोग हैं हमारे देश के अंदर, बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे न्यायविद हैं, बहुत सारे स्वतंत्र पत्रकार हैं जो काफी नामी गिरामी है, बहुत सारे सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, उनके समक्ष घोषित तरीके से अपने हथियार डाल सकते हैं। अगर अपना स्वाभिमान की अगर रक्षा करनी है, ये भी एक तरीका हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि यह अब हथियार लेकर के लड़ाई का वक्त नहीं है और वो जमाना गुजर गया, दशकों पहले चला गया वो। अब तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके की लड़ाई अब बस्तर में बंद हो जानी चाहिए। यह माओवादियों से भी अपील कर रहे हैं। ये जो 2005 से जो सलवा जुलूम शुरू हुआ, उसके बाद बड़ी तादाद में हमारे लड़के माओवादियों के साथ जुड़े हैं। इसके लिए सबसे बड़ा गुनाहगार तो आज सरकार है। हकीकत में मैं आपके चैनल पर शायद ये पहली बार ये बात के साथ की बात है। मैं आने वाले शायद मार्च 26 के बाद मैं बहुत सारी चीजें खुलासे करूंगा जो शायद माओवादियों के लिए भी असहज हो जाएगा। हमारे चाहे सोनू दादा हो या रुपेश हो, जो सिलेंडर के हैं, वो लोगों से भी मेरा बहुत सारे सवाल है जो मैं आज प्रेस के लिए नहीं रखा हूं। मैं बात करूंगा मैं, और उन लोगों ने कहाँ कहाँ क्या क्या किया वो भी हमारे पास जानकारी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि माओवादी भी कई जगह पे बहुत कई ऐसे बातें हैं जहां वो लोग भी संदेह के दायरे में हैं और बिल्कुल हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जल जंगल जमीन की लड़ाई हथियार से नहीं लड़ा जा सकता। हथियार से जल जंगल जमीन की सुरक्षा संभव नहीं है। जो भी हमारे पास कानूनी हक है, थोड़ा बहुत, चाहे पेशा हो, वनाधिकार मान्यता कानून हो, 5वीं अनुसूची हो संविधान की, ये जो हमारे लिए थोड़ा बहुत प्रावधान है, बहुत अच्छा तो नहीं है पर है, उसी को लेकर के लड़ेंगे तभी बच पाएगा, नहीं तो नहीं बच पाएगा। ये हथियार लेकर के लड़ाई से तो नहीं बचेगा। और ये हम लोग देख लिए हैं कि उनके वजह से चप्पे चप्पे पर कैंप बन गए हैं और एक तरह से पूरा बस्तर की जो जमीन है कैंपों के जरिए सरकार के कब्जे में चला गया। नमस्कार, मैं सलीम शेख और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइब्रेरी। और बस्तर में के इतिहास में माओवाद एक कड़वा सच रहा है। हजारों निर्दोष आदिवासी, सैकड़ों जवान इस हिंसा का शिकार हुए हैं। लेकिन अब बस्तर के हालात बदल रहे हैं क्योंकि बीते 10 दिनों में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के बस्तर और कांकेर में 300 से ज़्यादा नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं और सरकार अब इनका पुनर्वास करने जा रही है। बस्तर माओवाद को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब लेंगे हम। मेरे साथ बस्तर के जाने माने आदिवासी नेता हैं जो लंबे समय से जल जंगल जमीन को लेकर लड़ रहे हैं। पुलिस के खिलाफ जितने मुखर लगते हैं उतने ही माओवादियों के खिलाफ भी इन्होंने कड़े शब्द बोले हैं। तो मेरे साथ हैं मनीष कुंजाम जी। इनसे बात करते हैं कि किस तरह से माओवाद को ख़त्म करने की दिशा में जो सरकार बढ़ रही है और हाल फिलहाल में बड़ी संख्या में माओवादियों ने हथियार डाले हैं और सरकार इसे सरेंडर ना बताकर इनका पुनर्वास बोल रही है। तो क्या लगता है ये जो शब्दों का जो खेल है, पुनर्वास और सरेंडर, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? सबसे पहले तो सलीम, मैं आपका जो यूट्यूब चैनल है न्यूज़ लाइब्रेरी, तो उसके तमाम जो दर्शक हैं उनको मेरा जोहार, नमस्कार, आदाब। और अब जहाँ तक आपके सवाल है कि सिलेंडर और
पुनर्वास, इन शब्दों के इस्तेमाल से क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं समझता हूँ कि है शब्द के अर्थ तो दोनों के बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन आज जो सरकार या पुलिस इस्तेमाल कर रही है पुनर्वास, तो मूलतः ही एक सिलेंडर ही है। और सिलेंडर शायद माओवादियों को अच्छा नहीं लग रहा हो ये शब्द, इसलिए उन लोगों ने कहा होगा कि नहीं, ये शब्द का इस्तेमाल हमारे लिए मत करिए, तो वो पुनर्वास शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। जी जी। तो ये एक आप लंबे समय से माओवाद को देखते आ रहे हैं। माओवाद, आपने बयान भी दिया है कि माओवाद अगर आज से 10 साल पहले ये जो समर्पण कर रहे हैं, ये अगर कर लेते तो बस्तर के जो हालात आज जो बने हैं वो वैसे नहीं होते। आज बस्तर में शांति स्थापना के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं सरकार की तरफ से, वो बंदूक के दम पे किए गए। माओवादियों ने भी बंदूक के दम पर यहाँ पे क्रांति लाने की कोशिश की, और शांति जो सरकार की तरफ से लाई जा रही है कहीं ना कहीं उसमें बंदूक का इस्तेमाल ही हो रहा है, क्योंकि कैंप्स, सुरक्षा कैंप्स लगाए गए हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने भी एक प्रयास तो किया था, बड़े नेताओं के साथ मिले थे, तो आप ये जो हो रहा है इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, अब मैं समझ रहा हूँ कि इसके थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए। देखिए, हम लोग आज से 15 साल पहले से कहना चाहिए, बहुत पहले से, उससे भी पहले से हम लोग सरकार से भी और माओवादियों से भी अपील करते रहे हैं कि ये जो लड़ाई है, इस बस्तर के अंदर जो घनघोर तरीके की लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई दरअसल यहाँ के आदिवासियों को तबाह कर देने वाला लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई से बचना चाहिए और इसको किसी ना किसी तरीके से बंद किया जाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि ये लोग आपस में कम से कम बातचीत करें। तो बातचीत, ना माओवादी इसके लिए तैयार थे, ना ही सरकार। केवल मुँह ज़बानी शब्दों का इस्तेमाल करते रही कि हम बातचीत करना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम कितना दिल से कह रहे थे, कितना नहीं कह रहे थे, लेकिन ये चलता रहा और समय आया, बदला। अब चूंकि पूरे बस्तर के अंदर पूरा छावनी बन गया, 2-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी पर कैंप स्थापित हो गए हैं, तो फिर उतना ही नए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पुलिस कर रही है, नई नई तकनीक का इस्तेमाल तो हो रहा है। साथ साथ में माओवादियों पर जमीन से लेकर आसमान से भी निगरानी किया जा रहा है। तो इससे जो पूरा जो एरिया है ये सरकार या पुलिस के कंट्रोल में आ गया, हर तरीके की सूचना से लेकर तमाम चीज़ों पर। तो उसके वजह से माओवादियों पर ऑपरेशन जो है वो बड़ा तेज हुआ और पुलिस के साइड से बहुत घातक प्रहार हुआ नक्सलवादियों पर। बड़े बड़े उनके लीडर्स मारे गए और उनके कार्यकर्ता भी मारे गए। तो उस हालत के मद्देनजर माओवादियों ने मार्च के महीने में लेटर मार्च से लिखना शुरू किया कि हम सरकार से बात करना चाहते हैं और एक तरफ हम युद्ध विराम भी करेंगे और सरकार से बात कर रहे हैं। और सरकार फिर बातचीत नहीं करी। उससे पहले मार्च तक का गृह मंत्री जो प्रदेश के हैं वो कह रहे थे कि हम बातचीत करना चाहते हैं और इसके लिए हम हर तरीके से तैयार हैं। लेकिन माओवादियों के चिट्ठी पर चिट्ठी आने लगा, तब तक फिर प्रदेश के गृह मंत्री का भी बातचीत के मामले में पूरी तरह बंद हो गया, बातचीत के मामले में बोलना। और वो अब वो शब्द पहले जो कहते थे कि हम बातचीत करेंगे, अब वो बदल गया। अब वो कहने लगे कि वो बातचीत नहीं होगी, बस ये लोग सरेंडर करें या तो मरने के लिए तैयार हो। ये दरअसल ये सरकार की ये नीति रही। उससे पहले तो कहते रहे कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और जब माओवादी तैयार हो गए तो फिर सरकार एक तरह से बातचीत से पीछे हटी और एक तरह से आक्रामक रूप
अपनाना शुरू की। वो चूंकि पूरा एरिया उनके कंट्रोल में है, तो अब सवाल ये है कि सरकार बातचीत को तैयार नहीं है, वो मारना चाहती है या सरेंडर करवाना चाहती है। और उस पर से अब आप जैसे कह रहे थे कि अभी 10 दिनों के भीतर 300 करीब नक्सलियों ने हथियार डाले अलग अलग स्थानों में, और उसी बीच में ये खबरें आई कि माओवाद के अंदर भी 2 फाड़ हो गए हैं, और एक हिस्सा ये कह रहा है कि हम सिलेंडर नहीं किए, पुनर्वास के तहत आए, और हाँ संविधान की किताबें लेकर के बोल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि संविधान की किताब लेकर के वो सिलेंडर कर रहे हो या पुनर्वास के लिए आए हों, जो भी हो, संविधान पर आस्था व्यक्त किए। ये बहुत 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 दिल को सुकून करने वाली खबरें रही, दृश्य रहा है। लेकिन दूसरा ये खबर उसी बीच में आया कि नहीं, हम दूसरा जो पक्ष है जो साउथ बस्तर में है, उनके तरफ से आया कि हम ये जो बातचीत जो बात हो रही है या सिलेंडर हो रहा है उसके पक्ष में नहीं है। जो लोग सिलेंडर के हैं उनका व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत राय है, और हम उनसे सहमत नहीं है, हमको लड़ना है हथियार लेकर के। ये टोटल अब तक का जो अपडेट है। अब जहां तक आप जो सवाल कर रहे हो कि ये जो पुलिस जो नीति अपनाई है, उस नीति का क्या होगा, कैसा होगा जी। तो ये तो एक बड़ा सवाल है। ये इस पर हम भी लगातार कहते रहे हैं कि सरकार एक तरह से एक साइड फैसला ले रही है, वन साइड इस मामले में। दूसरा जो पक्ष है जो हथियार लेकर के जो लड़ रहे हैं, उनको एक तरह से पूरा बंदूक के दम पर ही खत्म करना चाहती है, और उनसे बातचीत का कहीं कोई गुंजाइश नहीं रही है। ये मूल बात यही है जो आप जो कहना चाहते हैं कि अब तक जो दोनों तरफ हथियार लेकर के हथियार लेकर चलने वाले लोग, वही लोग लड़ रहे थे, और उन्हीं के बीच में ही ये सब बातें हो रही थी, और तीसरा चौथे का कोई गुंजाइश नहीं था। हम लोगों की आवाज़ें भी ऐसे ही कहीं गायब हो जा रही थी इनके लड़ाइयों के भीतर। पर मैं समझता हूँ कि आज तीसरा पक्ष भी ये उठना चाहिए कि तीसरी पक्ष का भी बात सुननी चाहिए, सरकार को भी और माओवादियों को भी, कि शांति कैसा स्थापित हो उसके लिए। और माओवादियों की ये बात सुन करके जो अभी जो बचे हुए जो माओवादी हैं, ये कह रहे हैं कि हमको हथियार लेकर के ही लड़ना है। और ये तो दरअसल हम, सरकार की तो अभी की बात है, पर हम तो 15-20 सालों से हम लगातार कह रहे हैं कि हम बस्तर में हमें शांति चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि बातचीत हो। तो बातचीत के मामले में यहाँ मामला खत्म हो जाता है। एक तो सरकार बातचीत के लिए तैयार नहीं है, और अब बचे हुए जो माओवादी हैं, माओवादी लीडर हैं, ये कह रहे हैं कि हम हथियार लेकर के ही लड़ेंगे। तो ये बहुत गंभीर स्थिति पैदा हुआ है। तो मैं अभी भी ऐसा सोचता हूँ कि सरकार को भी कि वो बातचीत उन्हें करना चाहिए। अगर अभी अभी ये अगर सिलेंडर हो रहा है या पुनर्वास की बात हो रही है, जो भी बात कहें, और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं, हम बिना खून खराबा के हम इस मामले को खत्म करना चाहते हैं, तो अच्छी बात है कि बिना खून खराबा के मामला खत्म हो जाए। तो इसके लिए तो आप सिलेंडर कराओ या मारो, ये तो आपकी नीति है। तो ये तो खून खराबा वाला ही तो नीति है ना, डर के या तो वापस आ जाओ हमारे पास, या तो मरने के लिए तैयार हो। यही बात है। जो लोग भी सिलेंडर हुए हैं, ये तो डर के कारण से हुए हैं, यही बात जाहिर हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि कई लोग जो स्वाभिमानी किस्म के होते हैं, जो इतने वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं, तो उनको लगता है कि यार ये हमारा समर्पण है, हमारे अभिमान पर, स्वाभिमान पर सीधा सीधा एक तरह से आक्रमण है, और ये हम नहीं करेंगे, हम भले मरेंगे पर जंगलों में रहेंगे, हथियार लेकर लड़ेंगे। ये जो स्थितियां पैदा हुई, ये स्थितियां पैदा नहीं होनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ ऐसा। इसलिए सरकार से भी हमारा तो सबसे पहला अपील भी सरकार से है कि
अभी भी जो भी बचे हुए जो माओवादी हैं, लीडर हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनसे सरकार को बातचीत ही करना चाहिए। यही एक शांतिपूर्ण समाधान का रास्ता है। और मैं माओवादियों से भी ये कह रहा हूं कि अपील है, हमारा निवेदन भी है कि ये लोग हथियार डालें, और सरकार अगर चाहती है कि वो या तो मरे या सिलेंडर हो, उनकी नीति है, तो मैं समझता हूं कि ये सरकार की वो नीति ही गलत है। अगर हिंसक तरीके से समाधान चाहते हैं तो वो तरीका सही, यानी हिंसक नहीं है, वो तो हिंसात्मक है। लेकिन माओवादियों से हम ये अपील करना चाहते हैं, मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं कि उन्हें अगर सरकार के समक्ष हथियार नहीं डालना है तो कोई भी स्वतंत्र जो एजेंसी है, स्वतंत्र जो लोग हैं हमारे देश के अंदर, बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे न्यायविद हैं, बहुत सारे स्वतंत्र पत्रकार हैं जो काफी नामी गिरामी हैं, बहुत सारे सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, उनके समक्ष घोषित तरीके से अपने हथियार डाल सकते हैं। अगर अपना स्वाभिमान की अगर रक्षा करनी है, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि यह अब हथियार लेकर के लड़ाई का वक्त नहीं है, और वो जमाना गुजर गया, दशकों पहले चला गया वो। अब तो मैं समझता हूं कि इस तरीके की लड़ाई अब बस्तर में बंद हो जानी चाहिए। यह माओवादियों से भी अपील कर रहे हैं। और कई सवाल उठते हैं, मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर यहाँ के लड़के लोग अब क्या सोचते हैं हमें नहीं मालूम, आंध्रा के जो बच्चे नक्सली वो क्या सोचते हैं, जो अब दिख भी रहा है, हम हथियार लेकर ही लड़ रहे हैं। तो अब इससे तो बहुत सारे सवाल भी पैदा होंगे, बहुत सारे सवाल पैदा होंगे, इतने सारे सवाल के अब उसका जवाब माओवादियों के पास नहीं होगा। सरकार तो सरकार है, उनका तो क्या बोलेंगे, वो तो पूरी तरह से कॉर्पोरेट के अनुसार चलने वाले लोग हैं, इनका खुद का कोई पॉलिसी नहीं है। वो तो जो भी कर रहे हैं वो बड़े कंपनियों के लिए रास्ता बना रहे हैं, यही है। इसमें एक सवाल ये है, मैं ये जानना चाह रहा था कि 40 साल का जो माओवाद है बस्तर का, चाहे वो तेलंगाना से ही, जनक तो वही है, वो आए हमारे बस्तर में आए, बस्तर के जो आदिवासियों को बरगलाए या प्रलोभन दिए या जैसा भी जो कथित क्रांति है उसका जो सपना जो दिखाए, आज जब उनके जो सीसीएम मेंबर्स हैं जब वो मुठभेड़ में मारे गए, उसके बाद इन्होंने समर्पण की राह पकड़ी। और क्योंकि अब तक इससे पहले कई बार सवाल भी किया गया कि शांति वार्ता होनी चाहिए, जैसे आप भी बता रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन अब जब उनके सीसी मेंबर्स जब मारे जा रहे थे तो उसके बाद उन्होंने लेटर जारी करना शुरू किया कि अब हम बात करने को तैयार हैं, सरकार अगर सीज फायर करती है तो 1 महीने का समय दें। तो ये स्थानीय जो आदिवासी जो इनके भरोसे में क्रांति का जो मशाल जो पकड़े थे, क्या वो अब नहीं लगता कि वो ठगे महसूस, अब देखा जाए तो ठगा गया क्या उनको एक क्रांति के नाम पर? नहीं, ये बिल्कुल पहले चीज तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के जितने लोकल लड़के हैं जिनके दम पर माओवाद चल रहा है या माओवाद की लड़ाई के नाम से जो भी खून खराबा हो रहा है, उसके पीछे यहाँ के लोकल लड़के हैं। और जहाँ तक तेलंगाना या आंध्रा के या बाहर के जो भी माओवादी हैं, वो मैं समझता हूँ कि 0% होंगे। तो अब मूल बात यह है कि यहाँ के जो लड़के हैं, जो बंदूक थामे हैं, उनको क्रांति का मतलब समझ आता है या नहीं, ये मूल बात कि क्रांति क्या है, चीज का नाम है, कौन सी चिड़िया का नाम है, या क्रांति कहाँ होगी। हमारे लड़कों को ये भी भूगोल की भी जानकारी नहीं है, ना इतिहास की जानकारी नहीं है ना, खुद के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, ना खुद के इतिहास के बारे में जानकारी है, ना भूगोल की जानकारी है, ना पूरे देश दुनिया की इतिहास की थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है। और उनको हथियार थमा करके बोला जा रहा है कि अब हम क्रांति करेंगे। तो ये बहुत अपने आप में बहुत बेतुका हास्यास्पद लगता है कि ये किनको आप हथियार थमा करके ये लड़ाई लड़ रहे हो। अब मैं अक्सर कहता हूं कि जो कार्ल मार्क्स का जो विकासवाद है, भौतिक ऐतिहासिक भौतिकवाद, वो एक बहुत जबरदस्त दर्शन है जिस पर
कम्युनिस्ट लोग चलते हैं, चाहे कोई भी कम्युनिस्ट लोग, तो उन्होंने विकास क्रम बताया कि पहले आदिम साम्यवाद था, फिर दास प्रथा आया, फिर सामंतवाद आया, फिर पूंजीवाद आया, उसके बाद फिर समाजवाद आएगा, फिर कम्युनिज्म आएगा, मतलब साम्यवाद। ये उन्होंने मैंने एक बहुत तथ्यों पर, तमाम ऐतिहासिक तथ्यों पर आदमी के विकास के तमाम क्रमों का अध्ययन करके ये सिद्ध किया, और उसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को परिवर्तन का कारण उसमें शामिल किया। तो ये हम ये कहना चाहते हैं कि इस बस्तर के अंदर जो आदिवासी थे वो आज मार्क्स के या इतिहास के विकास क्रम में बहुत नीचे के पायदान पे थे, है ना। बहुत नीचे के पायदान पे थे ना, वो पूरी तरह सामंतवाद के साथ, सामंतवादी उनके अंदर सामंतवादी विचार थे, ना ही दास प्रथा, सामंतवाद या आदिम कम्युनिज्म, क्या नाम कम्युनिज्म होता है, कम्युनल क्या बोलते हैं, कम्यून आदिम जो व्यवस्था है, ये सब मिश्रण था। तो पूंजीवाद का तो कहीं कोई अथा पता नहीं था। और हमारे यहाँ सामंतवादी विचार भी, इसको विचार थोड़ा बहुत कह सकते हैं, लेकिन कोई सामंती तो था नहीं है कि जिसके पास सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन हो और वो एकदम सामंत टाइप कर रहा हो। इक्का दुक्का थोड़ा बहुत कहीं रहा होगा, हल्का फुल्का किसी किया, पर अमूमन गांव के अंदर सामंती टाइप का कोई विचार नहीं था। तो ऐसा कोई इक्का तो कुछ लोग करते रहे होंगे, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो यहाँ आकर के लड़कों को बताया कि नहीं, अब तुम हथियार डालो, हम शोषण के खत्म करेंगे, शोषण के विरुद्ध करेंगे, खत्म करेंगे और क्रांति लाएंगे और समाजवाद लाएंगे। समाजवाद ना, समान व्यवस्था होगी, ना शोषक रहेगा ना शोषित रहेगा, ना लूटने वाला रहेगा ना क्या नाम लुटाने वाला रहेगा टाइप, ये जो व्यवस्था के बारे में उन लोगों ने कहा। अब प्रश्न ये है कि यहाँ कोई शोषक भी नहीं था हमारे समाज के भीतर, और एक तरह से, और उनके भीतर इस तरीके की कह के उनको हथियार थमाया गया। तो ये बहुत अब क्या बोले, अब इस जंगलों में क्रांति और ये वो कह के हमारे लोगों को बरगलाया है, बेवकूफ़ बनाया, हम इसको ऐसा सोचते हैं। और ऐसा करके इन लोगों ने जो विचार, जो चीज़ें बताई, उससे हमारे लोगों ने हत्या की शुरू कर दिया, अभी तक चल रहा है। तो ये क्रम कब जमाने से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है, और ये खत्म नहीं हुआ। हम बार बार सवाल करते रहे पहले भी कि ये जिनको मार रहे हो आप, पुलिस के मुखबिर या पुलिस के साथ रह रहा है या उनके लिए काम कर रहा है, ऐसा कह के आप जिसको हत्या कर रहे हो, तो ये तो कोई आपका वर्ग दुश्मन तो नहीं है ना। और यहाँ कौन सा वर्ग है अलग से, ये एकदम बड़े अजीब सवाल है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि माओवादियों ने हमारे लड़कों का गलत इस्तेमाल किया और कर रहे हैं, और इसका बस्तर को कोई फायदा नहीं होने वाला, ना हुआ है ना आने वाले समय में भी होगा। और हम जो मार्क्सवाद के हिसाब से भी हम बहुत विकास के बहुत पीछे थे, बहुत ही नीचे पायदान पे थे। उनको आप बोल रहे हो कि चलो लड़ो और समाजवाद लाओ, तो वास्तव में बहुत अजीब लगता है। आज हम सोचते हैं तो बहुत अजीब लगता है, आज क्या पहले से भी अजीब लगता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये जो जितने आंध्रा के माओवादी लोग भी हैं, मेरा तो बहुत तीखा सवाल है, मेरा सवाल है, आप लोग मेरे से सवाल कर रहे हो, मैं आप लोग पे उनसे भी सवाल कर रहा हूं कि अगर क्रांति की बात है तो सबसे ज्यादा शोषण बड़े पूंजीवाद तमाम लोग पहले से आंध्रा और दूसरे जगह रहे हैं। और जो लोग भी आप क्रांति की बात कर रहे हो, तो वो लोग अपने घर परिवार रिश्तेदारों को तुम हथियार लो और लड़ो ऐसा बोलो ना, तब तो समझ में आता है। बस्तर के उन लड़कों को जो भोले भाले हैं, पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, ना उनको इतिहास की ज्ञान है, ना समाज के बारे में कुछ ज्ञान है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, और उनको आप हथियार लेकर के चलो लड़ो, ये उनको तो कम से कम जो भी है पढ़े लिखे आंध्रा से आए लोग, उनको दया आनी चाहिए यहाँ के लोगों के प्रति, जो किसके खिलाफ आप लड़ा रहे हैं। ये मेरा सवाल है, किसके खिलाफ आप खड़ा किए हो यहाँ के लोगों को।
तो ये तो कभी मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो भी बड़े, अब तो माओवाद कौन, ये लोग, इनको कभी इतिहास माफ नहीं करेगा। मैं आज भी कह रहा हूँ, नहीं माफ करेगा। आने इतिहास किसी के साथ थोड़ी माफ करता है, चाहे मैं गलत करूं या कोई भी। इतिहास इतिहास है और वो किसी को बख्शेगा नहीं। जैसे तेलंगाना में माओवाद शुरू हुआ था, माओवाद के जो बड़े नेता हैं वो तेलंगाना से है, लेकिन पूरा जो 40 साल का जो दंश है वो बस्तर को ही झेलना पड़ा है। जैसे आपको मतलब जो बोल रहे थे उसी में एक सवाल ये है कि वहाँ आज शांति है, वहाँ विकास हो रहा है, हमारे यहाँ बस जो भी है बर्बादी के कगार पर बस्तर पहुंच गया, ये कहना गलत नहीं होगा। और क्या लगता है कि माओवाद के बढ़ने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या होगा? क्या सरकार इसमें बच सकती है? क्या सरकार की जो नीतियां रही क्या वो माओवाद को बढ़ावा नहीं दी? नहीं, वही बात सही है कि शुरुआत से अगर कहें तो माओवाद को बढ़ाने में सरकार की बड़ी भूमिका रही है। और अब जहाँ तक अगर इसको हम और देखें तो 2005 के पहले हमारे लोग माओवाद के साथ इतना नज़दीकी से नहीं जुड़ते थे, छोड़ देते थे। 1 साल 2 साल बंदूक लेकर के चलते थे, फिर छोड़ देते थे। इक्के दुक्के लोग कंटिन्यू रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग हथियार लेकर घूमते थे। फिर उनको बोर लगता था 1 आध साल बाद छोड़ देते थे। ये उनका था। और माओवादियों के रिसर्च में भी ये बात आई। उस समय जो उनके प्रताप अखबार वगैरह निकलता था उसमें पत्रिका में। तो अभी सलवा जुलूम जो सरकार ने चलाया, उस सलवा जुलूम ने माओवाद को बढ़ाने में बड़ी भूमिका रखी। पहले भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग के क्या नाम, अत्याचार से लोग माओवाद की तरफ आकर्षित हुए, और माओवाद मतलब नक्सलवाद की तरफ। और बाद में उसके बाद भी उनके साथ जुड़ नहीं पा रहे थे। तो ये जो 2005 से जो सलवा जुलूम शुरू हुआ, उसके बाद बड़ी तादाद में हमारे लड़के माओवादियों के साथ जुड़े हैं। इसके लिए सबसे बड़ा गुनाहगार तो आज सरकार है। हकीकत में मैं आपके चैनल पर शायद ये पहली बार ये बात इतिहास के साथ कह रहा हूं कि पहले भी सरकार के विभागों की वजह से माओवादियों के प्रति यहाँ के लोग आकर्षित हुए, जंगल के गांवों में, बीजापुर, कोंटा या माड़ के क्षेत्र में। और उसके बाद भी उनके साथ ठीक ठाक जुड़ नहीं पा रहे थे। तो सलवा जुलूम चला करके इन लोगों ने एक तरह से आदिवासियों को माओवाद की तरफ या नक्सलवादियों की तरफ जुड़ने के लिए मजबूर किया, और हजारों की तादाद में जुड़े हथियार लेकर। और ये दिखा भी हो तो कोई बताने की जरूरत नहीं, ये पूरा इतिहास है और दृश्य को कोई बात नहीं। वो जो आप हम सब लोगों ने देखा ये सारी चीज। मार्च 2026 का जो डेडलाइन तय किया गया है माओवादियों को खत्म करने का, या कहें बस्तर से माओवाद को बाहर भगाने का, कितना आसान है 2026 तक? क्योंकि अभी कुछ ही महीने बचे हुए हैं और सशस्त्र माओवाद को खत्म किया जा सकता है, और जो वैचारिक माओवाद है उसका जो उसका समाधान कैसे सरकार निकालेगी, उस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहे लंबे समय से, 2 बार के विधायक हैं, माओवाद को बहुत करीब से देखे। नहीं, देखिए, अभी भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी तो हमारे दिल में ही है जी, कोई अलग बात है नहीं। ये कोई वेशभूषा तो नहीं है, कोई कपड़ा तो नहीं है कि उतार को आप फेंक दो जी। ये तो अंदर में रहने वाला विचार है, ये तो है, हमारा मूल विचार तो है वो। लेकिन जहाँ तक आपका जो मेन प्रश्न मैंने, मार्च 2026, हाँ 2000 सशस्त्र माओवाद और वैचारिक माओवाद। हाँ, देखिए, ये वैचारिक माओवाद तो रहेगा, बिना हथियार के भी रहेगा, और उसको आप हथियार से खत्म नहीं कर सकेंगे। आज भी बहुत सारे जो विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले ऐसे बहुत सारे जो छात्र हैं, गुरुजी हैं, ये भी माओवाद के प्रति आकर्षित हैं, प्रभावित हैं, और वो विचार तो रहेगा। जहाँ तक 26 तक नक्सलवाद को, माओवाद को खत्म करने का जो सरकार का ये जो
लाइन है, तारीख है, मैं इससे थोड़ा मेरा एक अलग राय है, पहले भी अलग राय था। ये काफ़ी मुश्किल होगा। अभी भी जो बचे हुए माओवादियों को मार के ख़त्म करना ये आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। और इसलिए भी कि माओवादी भी उतने ही चालाक हैं, जंगलों में रहे हैं। तो अब भी सुनते हैं कि वो लोग बिना हथियार के घूम रहे हैं, अलग अलग वेशभूषा लेकर के घूम रहे हैं, अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। तो ऐसे में आप उनको ऑपरेशन करके पूरी तरह ख़त्म कर देंगे, ये मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये भी मैंने माओवादियों के लिए भी एक चैलेंज टाइप हो गया कि हम उसके बाद देखेंगे कैसे मारेंगे टाइप, ये वाला भी स्थिति जो बचे हुए लोगों के साथ है, ऐसा लगता है। तो इसलिए मेरे को तो लगता है कि असंभव टास्क है, मुश्किल है जी। सरकार कहती है लाल कारपेट पर आपका स्वागत किया जाएगा, और इसका असर भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में माओवादियों ने लाल कारपेट पे चलकर अपने हथियार डाले। वो आप आदिवासी नेता रहे हैं और जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़े हैं, तो ये रेड कारपेट क्या वाकई माओवादियों के लिए था, या आने वाला जो समय है बस्तर के जो खनिज संपदा है उसके लिए लाल कारपेट था ये? देखिए, ये तो खैर है, ये बात सही है कि उन इलाकों में माओवादी भी थे, और कुछ बड़ी कंपनियां माइंस का काम भी कर रही थी, चाहे महाराष्ट्र हो या बस्तर। आमदाई खदान हम लोग ने देखा, रावघाट देखा, और क्या नाम, कोरर की खदानें देखा, तुरकोंदल की खदानें चल रही हैं। ये सब तो माओवादी प्रभावित एरिया में चालू हुए। और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके में सूर्यागढ़ कुछ जगह जहाँ खदानें चल रही है, तो यहाँ भी तो माओवादी थे, फिर चालू तो हुआ, नहीं होने का सवाल नहीं हुआ। तो अब वही प्रश्न है कि क्या जल जंगल जमीन को अगर बचाना है तो माओवादी बचाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि ये बस्तर में हमने देखा कि ऐसा बहुत सारी जो लड़ाई है, पहले जो लड़ाइयाँ हुई है, तो चाहे वो सलवा जुर्म के खिलाफ हो, या टाटा के खिलाफ हो, एसआर के खिलाफ हो, या अदानी के खिलाफ हो, 13 नंबर की लड़ाई, ये तो कोई हथियारबंद लड़ाई से तो जीता नहीं है। वो तो हम अहिंसक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ करके हमने टाटा के खिलाफ, एसआर के खिलाफ, सलवा जुर्म के खिलाफ, अदानी के खिलाफ लड़ाई जीते हैं, जीत हासिल हुई। तो ये जो लोग ये लोग कह रहे हैं कि मैंने गिनाया, नॉर्थ बस्तर के जितने खदाने हैं जो उनके प्रभाव वाले थे, वहाँ तो चालू हुई, हम तो वहाँ, हमारा तो वहाँ एंट्री था नहीं, चालू कैसे हो गया? वहाँ के लोगों को क्या फायदा हुआ? कोई मोल भाव हुआ? अगर चालू भी हुआ तो क्या फायदा हुआ? क्या हुआ क्या गांव को? तो ये सवाल तो है ना। वो तो जो सूर्यागढ़ वाला जो खदान है गढ़चिरौली का, वो कैसे चालू हुआ? महीनों लोग लड़ते रहे, चालू कैसा हो गया? मैं अंदर की बात, मैं आने वाले शायद मार्च 26 के बाद मैं बहुत सारी चीजें खुलासे करूंगा जो शायद माओवादियों के लिए भी असहज हो जाएगा। हमारे चाहे सोनू दादा हो या रुपेश हो, जो सिलेंडर के हैं, वो लोगों से भी मेरा बहुत सारे सवाल है जो मैं आज प्रेस के लिए नहीं रखा हूं। मैं बात करूंगा मैं, और उन लोगों ने कहाँ कहाँ क्या क्या किया, वो भी हमारे पास जानकारी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि माओवादी भी कई जगह पे कई ऐसे बातें हैं जहाँ वो लोग भी संदेह के दायरे में हैं, और बिल्कुल हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जल जंगल जमीन की लड़ाई हथियार से नहीं लड़ा जा सकता। हथियार से जल जंगल जमीन की सुरक्षा संभव नहीं है। जो भी हमारे पास कानूनी हक है, थोड़ा बहुत, चाहे पेशा हो, वनाधिकार मान्यता कानून हो, 5वीं अनुसूची हो संविधान की, ये जो हमारे लिए थोड़ा बहुत प्रावधान है, बहुत अच्छा तो नहीं है पर है, उसी को लेकर के लड़ेंगे तभी बच पाएगा, नहीं तो नहीं बच पाएगा। ये
हथियार लेकर के लड़ाई से तो नहीं बचेगा। और ये हम लोग देख लिए हैं कि उनके वजह से चप्पे चप्पे पर कैंप बन गए हैं और एक तरह से पूरा बस्तर की जो जमीन है कैंपों के जरिए सरकार के कब्जे में चला गया, है ना, सरकार के कब्जे में चला गया। आप लोग सुनने में बहुत अजीब लगेगा कि सरकार के कब्जे में कैसा, सरकार तो है, पूरा जमीन की मालिक तो सरकार है, लेकिन आप लोगों को जानना चाहिए कि 1996 में पेशा कानून आया और पेशा कानून कहता है कि शेड्यूल एरिया में, मतलब शेड्यूल 5 का जो एरिया है उस एरिया में जमीन सरकार की है ही नहीं। अच्छा, ये तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ समता जजमेंट हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट तक वो जजमेंट है वो बिल्कुल मेंटेन रहा। वो जजमेंट कहता है कि ट्राइबल एरिया में, शेड्यूल एरिया में, जहां 5वीं अनुसूची है, जहां पेशा कानून लागू है, वहां जमीन सरकार की है ही नहीं। आप समझ रहे हो ना, सरकार की है ही नहीं, वो गांव की आदिवासियों की जमीन है। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला मेंटेन रहा। तो अब सवाल ये है कि अब माओवादियों के नाम से अब कैंप खुल गए ना भाई पूरे इलाके में, और कैंपों के जरिए पूरा बस्तर की जमीन पर सरकार की कब्जा हो गया। अब सरकार का कब्जा हो गया मतलब क्या, सरकार मतलब क्या है? ये तो अदानी अंबानी और बड़े मल्टीनेशनल्स के इशारे पर चलने वाली, उनके कहे अनुसार चलने वाली सरकारें हैं। तो एक तरह से मल्टीनेशनल के कब्जे में तो आपने देख लिया ना, उनके लड़ाई के चलते। ये तो सच्चाई है और मैं बिल्कुल इसको क्लियर करके बता रहा हूं। और शायद ये पहली बात है जो मैंने ये बात स्पष्ट करके कह रहा हूं जी। रेलवे लाइन का सर्वे चल रहा है सुकमा जिले में और विकास से जोड़ा जा रहा है, कथित तौर पर इसे विकास कहा जा रहा है। तो क्या लगता है जो आदिवासी जो इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, क्या उनको फायदा हुआ उस रेलवे से? नहीं, मैं तो पहले आपको कहना चाहता हूं कि रेलवे लाइन का सर्वे जो है इन लोगों ने कर लिया सुकमा जिले में। अच्छा, दंतेवाड़ा में नहीं कर पाया अभी तक, तो वहाँ विरोध चल रहा है। हाँ, विरोध चल रहा है। यहाँ कर लिए हम, यहाँ तो कई लोगों को पता ही नहीं लगा, बिल्कुल फोर्स लेकर के सर्वे करके चले गए और जब पता लगा दंतेवाड़ा में, उसका विरोध शुरू हो गया। और जहां तक विकास की बात है सरकारें तो बहुत विकास की बात करती है। मैं तो अभी हम दंतेवाड़ा में बेलडला का जो एनएमडीसी का जो एरिया है, बेलडला पहाड़ का, उसमें सबसे जो प्रभावित 5 गांव हैं जो पूर्व दिशा में इधर पे, उन गांवों का मैं सर्वे करा रहा हूं बहुत जल्द। और कितने घर पक्के हैं, कितने मिट्टी के हैं, कितने ईंट के हैं, कितने कपरेल के हैं और कितने सीट के हैं, और कितने लोग एनएमडीसी में सब एम्प्लॉई हैं, कितने ठेका लेबर हैं और कितने पढ़े लिखे हैं, और कितने लोग दूसरे सर्विस में हैं, दूसरे विभागों के। ये सब आपको पता लग जाएगा एक्चुअली स्थिति कि विकास का स्थानीय लोगों को कितना विकास हुआ, कितना विकास हुआ। जो 70 सालों से जो एनएमडीसी जो पब्लिक सेक्टर का कंपनी है, मतलब सरकारी कंपनी है, और आज की तारीख में 30,000 करोड़ से ऊपर का फायदा ले रहा है, सरकार को फायदा दे रहा है, एनएमडीसी फायदा ले रहा है शुद्ध रूप से। वो कितना विकास किया आपको दिख जाएगा, और रोडों की तो हालत आप देख सकते हैं। तो वो क्लियर हो जाएगा, मैं आपको कह रहा हूं। और ये अब तो हम तो कहेंगे ना कि आप जहां तक रेलवे लाइन की बात है, जगदलपुर के और व्यापारी, मतलब पूरे बस्तर के व्यापारी, बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर कई दफे क्या नाम, रायपुर या दिल्ली से जो रेल लाइन को जगदलपुर जोड़ने के ये मांग की गई, और कई दफे जगदलपुर बंद, रेल बंद, सब बंद का हड़ताल हुआ। एक आध हड़ताल में मैं भी शामिल हुआ। और मैं कहना चाह रहा हूं कि वो कितने वर्षों के जो मांग है वो तो पूरा हुआ नहीं। ये जो बिना मांगे आप दक्षिण से, कुत्तागुड़म से आप रेलवे इधर दे रहे, क्या दे रहे हो? ना आदिवासी ने मांगा, ना यहाँ के व्यापारियों ने मांगा, ना किसी ने नहीं मांगा। क्यों आप दे रहे हैं? सवाल यह है कि क्यों दे रहे हैं? किसी ने तो मांगा नहीं। तो ये लोग केवल इसको उपनिवेश कहते हैं ना सलीम, उपनिवेश हम लोग पहले पढ़ते थे, हम अंग्रेजों के उपनिवेश के अधीन थे, काम कर रहे थे। अब हम तो इन लोगों के उपनिवेश के हम गुलाम हैं, इनके गुलाम हैं। हम उपनिवेशवाद के शिकार हैं। अभी भी
इस पूरे एरिया को उपनिवेश बना के रखा गया है, एकदम सीधे सीधे। ये वो विदेशी थे और ये देशी देसी है। उपने यानी लुटेरे हैं, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। आखिरी सवाल है भैया, पुनर्वास माओवादियों का हो रहा है और इस पुनर्वास को लेकर मतलब क्या सलाह है, मतलब कैसे पुनर्वास होनी चाहिए, क्योंकि कई आदिवासी वो आज भी जंगल में भटक रहे हैं। तो सरकार ऐसी बेरोजगार युवा भी हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार आज तक नहीं मिल पाया है, वो जो भटक रहे हैं। तो अब ये पुनर्वास कर रहे हैं, तो क्या इनके पास क्या रोजगार के अवसर सरकार दे सकती है या क्या होना मैं तो चाहिए? ये पुनर्वास के नाम से या सिलेंडर के नाम से जो भी माओवादी आ रहे हैं वो तो उन पर भरोसे करके आ रहे हैं, तो मैं उन पर ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो तो हमारे बीच में कोई टच में है ही नहीं, है ना। कभी वो लोग लड़ते रहे जंगल में, किनके खिलाफ? पुलिस के खिलाफ। और हम लोग बीच में बातें कहते रहे, शांति शांति और जल जंगल जमीन हमारा है, शांति होनी चाहिए, तमाम बातें। तो हमारी बातों का तो उनको कोई असर ही नहीं हुआ। कभी हम सिलेंडर हो रहे हैं यार, क्या है, हम आ रहे हैं, ऐसा भी हमको नहीं बताया नहीं, ना रुपेश ने बताया, ना सोनू दादा ने बताया, ना और लोग ने, किसी ने नहीं बताया। तो हम उन पर क्या बोलेंगे? वो लोग अमित शाह से बात किए हों या यहाँ के गृह मंत्री से बात किए हों, तो वो लोग किस विश्वास पर आए वो लोग जाने, उनका फैसला। लेकिन मैं ये अवश्य कहना चाहता हूँ कि यहाँ के बस्तर के जो युवा हैं, अभी अभी पढ़ लिख रहे हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। सरकार को उनके रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, और चाहे माओवाद से जुड़े हों या नहीं भी जुड़े, उनके साथ तो रोजगार की व्यवस्था होनी ही चाहिए, नहीं होने का कोई सवाल नहीं, करना चाहिए सरकार को। ये रहे आदिवासी नेता मनीष कुंजाम जी, जो बता रहे थे कि माओवाद को अगर खत्म करना है तो वो उस पर वार्ता होनी ही चाहिए, और वार्ता होने के बाद ही बस्तर जो अब तक जो बर्बाद हो चुका है उसमें कुछ पहल हो उसके शांति वार्ता के लिए और शांति बहाली के लिए। तो बस आज इतना ही, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।